नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकील हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। लेनिन पर हम लेक्चर के इस दूसरे भाग में हैं। इस भाग में हम लेनिन के दल संबंधी सिद्धांत और पूंजीवादी साम्राज्यवाद, इन दो पर चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं लेनिन का दल संबंधी सिद्धांत, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं। ज़्यादातर किताबों में ये एक अलग सिद्धांत के रूप में दिया होता है। वो उसका नाम है लोकतांत्रिक केंद्रवाद, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। अब ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, ये लेनिन का थोड़ा सा अपना योगदान है, क्योंकि मार्क्स ने पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा था कि साम्यवादी दल जैसी कोई चीज़ होगी और वो क्रांति करेगी, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने उनका पूरा क्रांति का पूरा दारोमदार श्रमिक वर्ग की चेतना पर था कि श्रमिक वर्ग में जो चेतना आएगी और शोषण के प्रति चेतना, वो श्रमिक वर्ग को इतना प्रशिक्षित करेगी कि वो क्रांति के लिए स्वयं उद्यत होगा। लेनिन का इसमें एक ये एडिशन है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद। अब लोकतांत्रिक केंद्रवाद जो है ये आता है आपके जो की दूसरी किताब है, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक। उसमें दल के बारे में काफ़ी कुछ वो व्हाट इज़ टू बी डन में कहते हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन। एक्चुअली क्या है कि उस समय जो दुनिया भर में जो घटनाएं हो रही थी और जो सोशलिस्ट पार्टी, मतलब सोशलिस्ट मूवमेंट पर काफ़ी आलोचना थी, यूरोप में काफ़ी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, इन सब से वो मार्क्स की फिलॉसफी की भी काफ़ी काफ़ी आलोचना होती थी। तो इन सब से वो लगातार डिफेंड करते थे मार्क्सिज्म को और मार्क्स के सिद्धांतों को, इसलिए वो कुछ कुछ लिखते रहते थे। इस्करा नाम का उनका एक पेपर था जो जर्मनी में काफ़ी अंडरग्राउंड तरीके से निकलता था और बाकी जगहों में भी निकलता था। तो इस्करा में काफ़ी कुछ लिखते रहते थे, बहुत पॉपुलर पेपर हो गया था वो। तो वो उसको काफ़ी डिफेंड करते थे। तो इस किताब में उन्होंने दल संबंधी सिद्धांत दिए इन दोनों किताबों में। अब इनका जो दल संबंधी सिद्धांत क्या, पहले शब्द में देखिए क्या है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद। जो राजनीतिक दल होगा, लेनिन ने राजनीतिक दल को जवाबदारी क्या दी, जिम्मेदारी क्या दी थी, वो मैंने अब क्रांति के सिद्धांत में बताया था। जो राजनीतिक दल के जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो लेबर पार्टी जो है, कि इनका जो दल का जो सदस्य होंगे, इनका काम है श्रमिक वर्ग में, सर्वहारा वर्ग में मार्क्सवादी सिद्धांतों की चेतना का विस्तार करना, क्योंकि पूंजीवाद के विकास का इंतजार बहुत लंबा होगा। जैसे जो भी ट्रेड यूनियनें हैं, रूस में एकदम ट्रेड यूनियन नहीं थी ऐसा नहीं था, लेकिन जो भी ट्रेड यूनियन है उनका इस्तेमाल करना, सोशल एक रेनेसा फैलाना, एक लोगों को मार्क्सवाद के बारे में शिक्षित करना, शोषण की चेतना के प्रति शिक्षित करना, ये इसका मुख्य काम है, और संगठन का विस्तार करना। अब ये जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद है, ये आया दल के संगठन के बारे में है। अब व्यवस्था परिवर्तन होना है, सोशलिस्ट सिस्टम आना है कैपिटलिस्ट सिस्टम की जगह। सोशलिस्ट सिस्टम किसके लिए आएगा? सर्वहारा वर्ग के लिए आएगा, जो बहुसंख्यक वर्ग है। सर्वहारा वर्ग के लिए जो बहुसंख्यक वर्ग है उसका आप पास आएगा, लेकिन वो उसका जो लीडर होगा कौन होगा? साम्यवादी दल होगा, जो वैनगार्ड ऑफ द रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो जो असली सत्ता होगी, जो इस कोर कमेटी के, जो उसको सेंट्रल कमेटी बोलते हैं, उस सत्ता का केंद्रीकरण होगा। अब जब सत्ता का केंद्रीकरण होगा तो यहाँ पर इसको दार्शनिक रूप से, फिलोसॉफिकली इसको डिफेंड करना जरूरी है। जो सत्ता का केंद्रीकरण तो जार के जमाने में भी था और बहुत सारी जगहों में सत्ता का केंद्रीकरण था, तो उसमें सर्वहारा तो पीड़ित था, दुखी था। तो इस सत्ता के केंद्रीकरण से सर्वहारा सुखी कैसे होगा, इसको डिफेंड करने के लिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, लोकतांत्रिक। लोकतंत्र के प्रति न तो मार्क्स की कोई आस्था थी और न ही लेनिन की कोई आस्था थी। वो कहते हैं कि वो लोकतंत्र गलत लोकतंत्र है, जो बुर्जुआ लोकतंत्र है। असली लोकतंत्र समाजवादी लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की महानता यही है कि लोकतंत्र से बहुत ज्यादा नफरत करने वाले लोग भी, या लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने वाले लोग भी, स्वयं को अधिक से अधिक लोकतांत्रिक साबित करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं लोकतंत्र तो ठीक है, लेकिन ये बुर्जुआ लोकतंत्र गलत है, ये असली लोकतंत्र होगा समाजवादी लोकतंत्र। अब ये समाजवादी लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र नहीं होगा जैसा कि ब्रिटेन में है। ये समाजवादी लोकतंत्र में केंद्रवाद होगा। अब ये समाजवादी लोकतंत्र जो है लोकतांत्रिक केंद्रवाद होगा, ये सत्ता केंद्र में होगी, लेकिन उसका लाभ सबको मिलेगा, इसलिए ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। केंद्रवाद तो है, लेकिन इसमें लोकतंत्र, लोकतंत्र कहाँ है? वो कहते हैं पार्टी का काडर होगा, ऊपर से नीचे की ओर एक पिरामिडाकार संगठन होगा। जैसे पिरामिड में होता है, टॉप में कम जगह होती है, आधार में ज्यादा जगह होती है। तो जो आधार होगा वो पार्टी का काडर होगा, उसमें लोकतंत्र होगा। लोगों को अपने पार्टी के बारे में भी आलोचना करने का अधिकार होगा, लोग अपनी बात रख सकते हैं, विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। इसी बात को बाद में माओ से तुंग ने उठाया, उस यहाँ से लेनिन के विचार से, और उसको
कंट्राडिक्शन का सिद्धांत कहा, अंतर विरोध का सिद्धांत। हर स्तर पे माओ थोड़ा सा इससे और आगे जाता है कि वो कहता है हर स्तर पे अंतर विरोध होते हैं, किसानों के बीच होते हैं, छोटे संगठनों के बीच होते हैं, पार्टी के बीच अंतर विरोध होते हैं, और वो अंतर विरोध वहां पे रिजॉल्व होने चाहिए। तो कहता है वो अंतर विरोध को ये कहते हैं कि अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो ब्रिटेन और फ्रांस में बहुत ज्यादा उसकी धूम थी उस जमाने में, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, समाजवादी राज्य में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, जो कि साम्यवादी दल के लोगों के पास होगी। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसा कि आप लोग प्रशासन में पढ़ते हैं, पद सोपान का संगठन। पद सोपान में क्या होता है? उच्चता और अधीनता का, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है, यानी कि ऊपर से आदेश नीचे की तरफ आते हैं और नीचे से कार्य ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो पद सोपानात्मक हायरार्कियल सिस्टम होता है, जो पार्टी में सिस्टम होगा वो हायरार्कियल होगा। ऊपर सेंट्रल कमेटी होगी, जिसे बाद में पोलिट ब्यूरो कहा गया, जो अब फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी होगी, ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी में पूरा ऑर्गेनाइजेशन होगा, सब स्तर पर लोगों को अपनी बात रखने का, विरोध करने का अधिकार। लेनिन, तानाशाह हम उसको बहुत ज्यादा सीधे सीधे नहीं कह सकते, लेनिन पार्टी में डेमोक्रेसी रखना चाहते थे। शायद उनकी 53 साल जैसी कम उम्र में अगर मृत्यु नहीं हुई होती तो सोवियत संघ का भविष्य कुछ बहुत ज्यादा अलग हुआ होता, और शायद आज सोवियत संघ होता। बहरहाल ये कल्पना वाली बातें हैं। स्टालिन ने उस लेनिनिज्म का बहुत दुरुपयोग किया, सत्ता का बहुत संकेंद्रण किया, और तकरीबन एक निर्दयी तानाशाह की स्थिति उन्होंने ला दी, जिसका खमियाजा बाद में सोवियत संघ को भुगतना पड़ा। लेनिन ने पार्टी में डेमोक्रेसी रखने की कोशिश की, लेकिन ये इसने ऑटोक्रेटिक तो वो थे कि वो ये कहते हैं कि लेकिन विरोध के बाद भी जब निर्णय ले लिया जाएगा, नीचे लोग अपनी बात कहेंगे, संगठन से भी बात रखेंगे, काडर अपनी बात कहेगा, लेकिन एक बार जब ऊपर से निर्णय ले लिया गया ये करना है, अब उसका कोई विरोध नहीं करेगा। तो सत्ता केंद्रित होगी, कहाँ केंद्रित होगी? संगठन में केंद्रित होगी। वो कहते हैं अगर पावर स्ट्रगल में सर्वहारा वर्ग की केवल एक ही ताकत है, ऑर्गेनाइजेशन। द ओनली प्रिविलेज ऑफ प्रोलेटेरिएट इन पावर स्ट्रगल इज ऑर्गेनाइजेशन। संगठन ही उनकी शक्ति है। तो ये संगठन की शक्ति को बनाए रखने के लिए इसमें तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा जबकि आदेश की एकता हो। आदेश की एकता का मतलब, जब एक निर्णय संगठन ने ले लिया उसको सब लोग मानेंगे, उस पर कोई विवाद नहीं होगा, उसके पहले उस पर खूब विचार विमर्श होगा, कुछ बहस मुबाहिसा होगा, इसकी लेनिन पूरी इजाजत देते हैं। तो ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद जो है वो एक्चुअल में सत्ता का जो संकेंद्रण कर रहे थे और लोकतंत्र से सहमति बनाने का प्रयत्न था। क्योंकि मार्क्सवाद की और लेनिन की विचारों की बहुत कठोर आलोचना भी होती थी उस जमाने में दूसरी जगहों पर, और उससे लेनिन, मैंने आपको कहा कि हमेशा वो डिफेंड करते थे। इसके बाद जो सिद्धांत आता है उनका, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो उसको हिंदी में पूंजीवादी साम्राज्यवाद कहते हैं, इसको काफी बड़ा योगदान माना जाता है लेनिन का। लेकिन आपको मैं बतौर रेफरेंस बता दूं, और लिख भी लीजिए, नोट भी कर लीजिए, किसी भी अच्छी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ कि मेरे बात ध्यान में रखते हुए कि आपको एमए पास करने के बाद नेट का एग्जाम देना है, और नेट में बहुत हायर लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। तो इंपेरियलिज्म पर जो सबसे बढ़िया पहला काम किया था वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन अटकिन हॉब्सन। जॉन अटकिन हॉब्सन, AD है, AT। तो आप जॉन AT या शायद AD देख लीजिए, जॉन अटकिन हॉब्सन है। जॉन अटकिन हॉब्सन ने किताब लिखी इंपीरियलिज्म ए स्टडी, बहुत लाजवाब किताब है। उन्होंने उस जमाने में 1902 में ये किताब आई थी, 1900 या उसके आसपास हो सकता है, एक आध साल का अंतर हो, उस समय ये किताब आई थी, और उस किताब में उन्होंने इतने डिटेल डेटा दिया हुआ है कि वो डेटा कलेक्शन को ही मैं सलाम करता हूँ। उस जमाने में इतना आंकड़ा इकट्ठा करना, और वो भी उस देश के खिलाफ लिखना जिस देश के वो नागरिक हैं। वो उन्होंने इंपीरियलिज्म को, पहली बात इंपीरियलिज्म को व्याख्यायित किया, और ये देखा कि किस प्रकार से जो है वो इंपीरियलिज्म फैल रहा है वो दुनिया में, उसमें पूंजी का क्या भूमिका है। इकोनॉमिस्ट है वो, अर्थशास्त्री थे, पूंजी की। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था लेनिन के ऊपर, और लेनिन ने 1900 जो बाद में ये किताब लिखी, आपके 1917 में एक्चुअली किताब ही आई थी, लेकिन वो लेनिन इसको लिए घूमते थे, ऐसा बहुत सारी किताबों में लिखा है हॉब्सन की किताब, वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेस थे इस किताब को। और लेनिन ने इस किताब में बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, बहुत सारा डाटा दिया है। मतलब वो किताब जो लेनिन की है, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, इसको अगर आप देखेंगे, जो इंटरनेट में अवेलेबल है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा किसी रिसर्चर ने ये किताब लिखी है, कोई शोध कार्य है वो।
देशों का आंकड़ा है, पूरे यूरोप ने कितना कैपिटल बाहर इन्वेस्ट किया, बहुत सारे डिटेल आंकड़े हैं जिसमें हम थोड़ा सा अभी 2 मिनट आपका लेंगे, उसमें बताएंगे उसके बारे में। इनमें से बहुत सारे आंकड़े उसके लिए वो ऋणी है हॉब्सन की किताब के, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा बड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता उन्होंने वहाँ से लिए थे, फिर वो थोड़ा सा विवादास्पद हो जाएगी बात। लेकिन मैं ये इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि वो पूरे डेटा में से बहुत सारी डेटा के लिए हॉब्सन की किताब, क्योंकि मैंने दोनों किताब देखी है, हॉब्सन वाली किताब भी और लेनिन वाली किताब भी। हॉब्सन वाली किताब में एक्सटेंसिव, मोर देन एक्सटेंसिव डेटा है। एक एक छोटे छोटे देश में, जहाँ ब्रिटिश कॉलोनी थी, जहाँ फ्रेंच कॉलोनी थी, उसका डिटेल डेटा उन्होंने हॉब्सन की अपनी किताब में दिया। तो हॉब्सन के डेटा के लिए काफ़ी वो रीडी हैं लेनिन अपनी किताब में। अब लेनिन इस किताब में कहते क्या, लेनिन की किताब को जरूरत क्यों पड़ी? लेनिन, मार्क्स ने क्या कहा था इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में, कि आखिरी स्टेज पूंजीवाद है, इसके बाद क्या आएगा? समाजवाद। समाजवाद के बाद फिर वो भविष्यवाणी नहीं करते। तो अब पूंजीवाद के बाद क्या आना चाहिए? समाजवाद आना चाहिए। ब्रिटेन में पूंजीवाद बहुत विकसित था, फ्रांस में बहुत विकसित था पूंजीवाद, लेकिन उस हिसाब से फ्रांस में क्रांति होनी चाहिए थी, ब्रिटेन में क्रांति होनी चाहिए थी। फ्रांस में तो कुछ कुछ उनको दिख भी रहा था। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1948 1748 वाली किताब, या 1848, थोड़ा सा मैं सन उतना मिस कर रहा हूँ। उस किताब में उन्होंने कुछ कुछ उस समय संघर्षों को लिखा भी उन्होंने। ब्रिटेन में तो क्रांति हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही थी। इन सब बातों को डिफेंड करने के लिए लेनिन ने लिखा इस किताब को, और ये बताया कि पूंजीवाद जो है एक नई अवस्था में है, जिसकी कल्पना शायद, या जिसकी चर्चा मार्क्स ने नहीं की। वो पूंजीवाद क्या है कि पूंजीवाद जो साम्राज्यवाद है, ब्रिटेन में लेबर उतने खराब स्थिति में क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन में जो भारत जैसे उपनिवेश से जो मनी ड्रेन होकर के यहाँ से शोषण करके वो ले जा रहे हैं, उसका एक हिस्सा वहाँ के लेबर को भी मिल रहा है, जिसके कारण वह उतना दुखी नहीं है। तो साम्राज्यवाद जो है वो पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था, वो कहते हैं अब इसके बाद ये नहीं टिकेगा पूंजीवाद, ये उच्चतम अवस्था है। तो साम्राज्यवाद को उन्होंने पूंजीवाद से जोड़ा, जो असल में जोड़ा था हॉब्सन ने, जॉन अथकिन हॉब्सन ने। उसको उन्होंने थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी शेप दे दिया। किसने? लेनिन ने। लेनिन कहते हैं कि जो इसके 5 स्टेज हैं, पहले स्टेज में 5 स्टेज है, याद रखिएगा। पहले स्टेज में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, पूंजी का संकेंद्रण होता है, और एकाधिकारवादी पूंजीवाद, मोनोपोली करने वाला पूंजीवाद जन्म लेता है। दूसरे स्टेज में बैंक कैपिटल और इंडस्ट्रियल कैपिटल एक हो जाता है। बैंकों का मुख्य काम क्या रह जाता है? फैसिलिटेट करना किसको? इंडस्ट्री को, पूंजीवाद को, जो उसका एकाधिकारवादी पूंजीवाद है। बैंक और वो दोनों एक रूप हो जाते हैं। तीसरे स्टेज में कहते हैं लेनिन कि यह जो पूंजी है अब वो ऑप्टिमम लेवल में आ जाती है। कहाँ? इन औद्योगिक देशों में। तो अब यहां से पूंजी का निर्यात होता है। अभी तक क्या होता था? सामान का निर्यात होता था, केवल सामान का नहीं। अब वो केवल कपड़ा बेचने नहीं जाते, बल्कि वहां कपड़ा की मिल लगाने भी जाते। और इसका बहुत डिटेल डेटा उन्होंने दिया कि बिजली की कंपनियां, भारत में रेलवे लाइन बनी, वहाँ रेल की कंपनी गई, भारत में बिजली स्थापित हुई, वहाँ बिजली कंपनी गई। और ब्रिटेन और फ्रांस के दुनिया भर के उपनिवेशों का एग्जाम्पल आंकड़े के साथ उन्होंने दिया है किसमें? अपनी किताब में, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, कि किस प्रकार पूंजी का निर्यात हो रहा है। पूंजी अब केवल कपड़ा ही नहीं, केवल सामान नहीं बाहर जा रहा है थर्ड स्टेज में, पूंजी थर्ड स्टेज में जा रही है। चौथे स्टेज में कहते हैं कि जब पूंजी जाती है तो फिर वहां भी वो मोनोपोली बनाते हैं। वहां भी लोग, उनके जो जो कारपोरेशंस हैं, निगम है, जिसको आज हम मल्टीनेशनल कारपोरेशन कहते हैं, ये वहां पर भी अपना मोनोपोली बनाते हैं। और जब मोनोपोली बना लेते हैं तो जब 5वां स्टेज आता है, जब पूरी दुनिया का एकदम क्लियर विभाजन हो जाता है, कि पूरी दुनिया का क्षेत्रीय विभाजन हो जाता है इन साम्राज्यवादी ताकतों में। साम्राज्यवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और उसकी वो सूची देते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद कहाँ है, और हॉब्सन ने भी दिया है कि कहाँ फ्रेंच साम्यवाद है, डच कहाँ है, पोर्तुगीज कहाँ है, ये सब जानकारी आती है। तो कहते हैं ये 5 स्टेज, अब ये अपनी उच्चतम अवस्था में है। इसकी वजह से यहाँ रिवॉल्यूशन थोड़ा सा लेट हो गया है। कहाँ? इन देशों में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, पूंजीवादी देशों में, क्योंकि यहाँ से जो
ड्रेनेज आ रहा है, पैसा छन करके आ रहा है इन देशों में, इससे वहाँ का जो सर्वहारा वर्ग भी है वह भी थोड़ा सा उसके अंदर क्रांति की चेतना नहीं आ पा रही है, लेकिन ये आएगी। और ये आएगी तब जब रूस में रिवॉल्यूशन होगा, रूस का रिवॉल्यूशन दुनिया के लिए एक मॉडल बनेगा। और चूंकि ये पूंजीवाद अपने उच्चतम अवस्था तक साम्राज्यवाद के रूप में पहुंच गया है, अब यहाँ पर एक सुस्ती आएगी, एक मंदी आएगी, और वो साम्राज्यवाद युद्ध का कारण बनेगा। क्योंकि देखिए उस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध भी 14 से 18 के बीच में, तो उन्होंने इस थ्योरी के माध्यम से फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी एक तरह से व्याख्यायित करने की कोशिश की। ये जो युद्ध है एक्चुअली ये साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच में युद्ध है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के हित हमेशा टकराव में रहते थे। इसमें सबसे कम बेनिफिशियरी हो रहा था जर्मनी, जो कि काफ़ी महत्वाकांक्षी था। और आप प्रथम विश्व युद्ध के कारण देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें जर्मनी एक बड़ा कारण था, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें असल कारण क्या है, जो पूंजीवादी साम्राज्यवाद है। तो जो राष्ट्रीय युद्ध है या जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध है, ये सब उसी पूंजीवादी साम्राज्य की उच्चतम अवस्था का परिणाम है। तो ये जो उनका सिद्धांत है, ये एक तरह से उनका कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन ये मार्क्सवाद की जो भविष्यवाणी थी, मार्क्सवाद की पूंजी के बारे में, उसको डिफेंड करने का प्रयास है। पूंजीवादी साम्राज्यवादी, इसमें भी 5 चरण हैं। इन 5 चरणों का आप याद रखिएगा, जो मैंने बताया, चाहे तो उसको आप नोट भी कर लीजिएगा, किताब में भी किसी में मिल सकता है। लेकिन एक तो याद रखिए किताब का नाम और रेफरेंसेस याद रखिए। इस लेनिन के इस तीनों सिद्धांत के में जो हमारा जो मूल रेफरेंस था, मैंने उनकी चारों किताबों को ओरिजिनली देखने की कोशिश की, थोड़ा डिटेल में भी गया, और जॉर्ज सबाइन, बारकर और कुछ अपने लेखक जैसे जी.डी. तिवारी ने काफ़ी डिटेल लिखा है, ज्योति प्रसाद सूद ने लिखा है, और फिर जो रिसेंट थिंकर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनकी किताबों से भी हमने इसमें रेफरेंस लिया। रेफरेंस क्या, उन किताबों को पढ़ा है बट अपने विद्यार्थी जीवन में भी, और अब तक कुछ न किसी वजह से पढ़ते रहना ही पड़ता है, अपना काम ही है पढ़ते पढ़ने का और पढ़ाने का। तो ये कुछ किताबें मूल हमने, आजकल इंटरनेट की वजह से एक्सेस बहुत आसान हो गया है, तो ओरिजिनल रेफरेंस तक आप भी जा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है उसको पढ़ने का, उन रेफरेंसेस को। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे, अब विद्यार्थी थे, तब एक्सेस अवेलेबल नहीं था हमको। जो उपलब्ध किताबें होती थी, जो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, उस तक सीमित रहना पड़ता है। तो आप भी इसका लाभ उठाइए, रेफरेंस मैंने बता दिया, उन रेफरेंसेस तक जाइए और देखने की कोशिश करिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में एमए में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है। मैंने इसलिए पॉइंट्स जरूर बताएं कि ताकि आगे आप छोटे से छोटा आंसर, बड़े से बड़ा आंसर पॉइंट्स के रूप में लिख सके। और रेफरेंसेस बताए हैं, किताबों के नाम बताए हैं, किस किताब में क्या कंटेंट है ये बताया है। कुछ अगर मान लीजिए 19-20 डेविएशन हो तो आप रेफरेंस से बयान करिएगा, वैसे मेरी जानकारी के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए डेविएशन। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और लेनिन के विचारों के बारे में जो हमने बताया उससे कुछ आपका नॉलेज एडिशन हुआ होगा और परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। आपके रिव्यू का हम इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।